नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से राजस्थान में पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम हुआ और उस पर हमने लगातार बात की थी और वो घटनाक्रम जो है अब सियासी हो गया है। लगातार राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसमें आपसी मतभेद जो है निकलकर पूरी तरीके से सामने आ चुका है और लगातार एक के बाद एक बयान भी सार्वजनिक हो रहे हैं और जिससे कांग्रेस की छवि को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की छवि जो है वो किस हद तक सही होती हुई दिखेगी, क्या आला कमान जो है वो आदेश देगा और उसके बाद वो अमल में लाया जाएगा। इसी मुद्दे से शुरुआत करेंगे आज न्यूज रूम लाइव की और इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। हालांकि राष्ट्र संवाद में हमने इस मुद्दे पर भी प्रकाश डाला था, लेकिन कई सवाल ऐसे रह गए थे जिन पर बात करना बाकी था और उन्हीं सवालों को लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं न्यूज रूम लाइव की। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अजय माकन जी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं हाईकमान के पास में शिकायत करूंगा कि जिस तरीके से जो है विधायकों ने अनुशासनहीनता की है इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सवाल जो है विधायकों की तरफ से अजय माकन भी जो है क्वेश्चन मार्क के दायरे पे आ गए, क्या कुछ कहेंगे? ये एक ऐसी स्थिति में हमने ऑलमोस्ट एक घंटा बात की है, पर आज के दिन ये इस मुद्दे पर लगातार बने रहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आज का दिन वो है शोभित जी, हो सकता है कि आज के दिन ये तय हो जाए कि कांग्रेस जो है अब राष्ट्रीय राजनीति में क्या बनी रहेगी या खत्म हो जाएगी। मैं अभी लगता है कोई शायद किसको लगे कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। इसलिए क्योंकि एकमात्र बड़ा राज्य आज पूरे देश में, एकमात्र बड़ा राज्य ऐसा है जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, जिसको गिराने की कोशिश की गई थी, उसके बाद भी उसको बचाया गया। बचाने वाले अशोक गहलोत थे, उनको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जादूगर भी बोला जाता है, मजिशियन बोला जाता है, वो ठीक है, पर वही एक उनकी एक कारीगरी बोलिए या उनकी राजनीतिक समझ बोलिए, जो भी कहिए, उसको लेकर वो उस समय बचा पाए थे जुलाई 20 में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं कह रहा हूं, एक ही बड़ा राज्य है जहां पे उनकी सरकार है। अगर ये भी खो दिया उन्होंने बेवकूफ़ी के चलते, जिस तरह से पूरा चल रहा है, जो अजय माकन कह रहे हैं कि ये हमारा अनुशासनहीनता वाला मामला है, मैं शिकायत करने वाला हूं, तो ये तो फिर यही है कि मतलब अगर क्या अब सवाल ये होता है, क्या सोनिया गांधी खुद कांग्रेस को खत्म करना चाहती है? क्या राहुल गांधी खुद कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं? क्या आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि हमारी इतने बड़े राज्य में सरकार क्यों बनी हुई है, इसको भी तोड़ दें? क्या ये सोच है आपकी? तो कुल मिला के ये और वो जमाना नहीं है आपका, वो चला गया। वो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था संजय गांधी वाला 1980 के साल का, वो चला गया जमाना, वो नहीं रहा आपका, ठीक है। तो वैसे में आप ऐसे निर्णय क्यों ले रहे हैं लगातार एक के बाद एक, जहां पे आपकी पार्टी जो है कमजोर होती ही जा रही है। आपने राजस्थान को अगर गंवा दिया, अगर समझ लो आज शाम तक इसका कोई सही उकेल हल नहीं निकला, तो क्या होगा कि बताया तो ही जा रहा है कि अशोक गहलोत शायद जो अगर सम्मान नहीं रहा तो वो सीएम पद का जो है वो भी त्याग कर देंगे, ठीक है। और वो अगर त्याग कर दिया तो उसके बाद जो उनके लॉयल, उनके समर्थक विधायक हैं जो 90 के आसपास है, वो क्या करेंगे? तो क्या वो भी त्याग पत्र जो उन्होंने दे के रखा है उसको फिर कह देंगे इसको स्वीकार कर लो, तो क्या सरकार गिर जाएगी? तो फिर किसकी सरकार बन सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, 70 से 75 विधायक उनकी बनेगी, और किसकी बनेगी? तो इस स्थिति की और जा रही है कांग्रेस। और अगर अनुशासनहीनता की बात ही अगर आप प्रमुख तौर पर उसको आगे लाके करनी है, तो क्या आपने पहले से इतने समय से जब आप वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या आप अब तक इतने समय में भी ये समझ नहीं पाए कि अशोक गहलोत की जो उनका जो वर्चस्व है वहाँ पे, वो ऐसा है कि जिसका तोड़ नहीं है आपके पास? तो जब आपके पास उसका तोड़ नहीं है तो जबरदस्ती से आप सचिन पायलट को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाने पे क्यों तुले हुए हैं, जबकि आपके पास उनका उस ताकत का तोड़ ही नहीं है कोई? तो ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना है अभी कांग्रेस के लिए, और आज शाम तक मुझे लगता है कि चित्र स्पष्ट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से कल तक, पर ये बहुत बहुत कठिन स्थिति में है कांग्रेस। और जैसे मैं कहा कि ये ब्रेक और मेक वाला मामला अगर बच गई तो कुछ आगे हो सकता है, अगर टूट गया पूरा मामला तो पता नहीं फिर कांग्रेस आपको फिर वही बात हो जाएगी जो ममता बनर्जी कहती है कि भाई ये तो विपक्ष में ये होने के लायक ही नहीं है, या केजरीवाल कह देते हैं कि इनके साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही जुड़ी हुई नहीं है। तो कैसे इनको लेके आप जा सकते हैं? इनमें इतने सारे
ट्रेटर्स पड़े हुए हैं, जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं पार्टी में रह के, कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यही सोच इन दूसरे दलों की है। तो लगता है फिर उनकी सोच सही साबित हो जाए। अगर यही चलता रहा और ये जो नतीजा हम सोच रहे हैं अगर ये आ गया तो फिर वो सोच उनकी सही साबित हो जाएगी और फिर कांग्रेस के पास वैसे बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा कुछ रहेगा नहीं आपके पास, फिर ये स्थिति हो जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ बचाने के लिए नहीं रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर यहाँ पर राजस्थान में कोई टूट फूट हो जाती है तो इसका खामियाजा जो कांग्रेस के अन्य राज्य जो थोड़े बहुत बचे हैं उनके हाथ में, जहाँ पर उनकी सरकार है, उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक सीधा मैसेज जाएगा और वहां पर भी जो विधायकी खेमा है वहां पर भी बगावती सुर जो है वो निकल कर सामने आ जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की। जब ये शुरुआत में हो रहा था लग रहा था बहुत सिंपल तरीका है और राहुल गांधी को मनाएंगे, नहीं मानेंगे, अशोक गहलोत बैठ जाएंगे, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उस खेमे से निकलकर भी शशि थरूर का बयान आया। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आपको याद होगा हमने वहां कहा था, कुछ कार्यक्रम कुछ दिन पहले कहा था कि पेच वहीं फंसेगा जब इनको सीएम की गद्दी छोड़ने के लिए बोला जाएगा। वहां फिर क्या होता है वो देखना बड़ा जरूरी हो जाएगा। हमने उस दिन कहा था कि ये इतनी आसानी से अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो फिर वो अपने किसी लॉयलिस्ट को या वफादार को बैठाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने सीपी जोशी के नाम की भी चर्चा की थी। धारीवाल तो कहीं है नहीं पिक्चर में, लेकिन वो भी एक नाम हो सकता था। उस समय हमने वो नाम लिया नहीं था, लेकिन अगर नहीं जोशी होते तो ये हो सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये समझ जो है, उस समझ को लेकर कांग्रेस की आला कमान अभी भी इतने मतलब मूड है क्या? मतलब सवाल ये पैदा होता है कि उनमें सही में अकल बिल्कुल रही नहीं है कि अगर आपके पास इतना बड़ा राज्य है, उसके अगर आप इस राज्य को अगर आप खो दोगे ऐसे निर्णय को लेकर। आपको बीच में रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं, महत्वपूर्ण गेस्ट हैं, वरिष्ठ अशोक जी हैं, वो जुड़ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आगे का न्यूज रूम लाइव आपके माध्यम से संचालित किया जाए। बिल्कुल, मैं जब तक अशोक जी है तब तक ये जिम्मेदारी मैं बिल्कुल निभाता हूँ। मैं तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला, आज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। अब सर, मैं तो बस आपके वही एक बेबाक अंदाज में ये समझना चाहता हूं, दर्शकों के लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप राजस्थान में कांग्रेस के इस अंतर्युद्ध को? देखिए सर, ये जो कांग्रेस का अंतर्युद्ध है ये बेसिकली अशोक गहलोत को निपटाने का एक षड्यंत्र था। राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए ऐसा सारे राज्य चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। राहुल गांधी अड़े हुए थे कि मैं किसी भी हालत में अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो रणनीति ये थी कि पार्टी का चुनाव का पूरा प्रोग्राम अनाउंस हो, उसके बाद कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा, अलग अलग राज्यों से प्रस्ताव आएंगे तो राहुल गांधी फिर मजबूरी में अध्यक्ष बन जाए। ये एक तयशुदा एक फॉर्मेट था। लेकिन शशि थरूर ने जब ये अनाउंस कर दिया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब गेम प्लान थोड़ा चेंज हुआ। क्योंकि यदि शशि थरूर अकेले फॉर्म भरते और अनपोज चुनाव जीत के आते हैं तो फिर ये, क्योंकि वो पार्टी के उन लॉयल में से नहीं माने जाते, वो कभी G23 के साथ भी चले जाते, कभी इधर भी चले जाते। ऐसे में फिर राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर एक कोई लॉयल आदमी होगा पार्टी का, जो गांधी परिवार का, जिसे सामने लाया जाए। इसीलिए अशोक गहलोत को बोला गया कि आप अध्यक्ष पद का फॉर्म भरिए। अशोक गहलोत का नाम पहले भी चर्चा में था, लेकिन अशोक गहलोत लगातार इस बात को नकारते रहे कि उनकी कोई मनीषा नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये पद राहुल गांधी के लिए ही है। लेकिन जब ये सारी स्थिति अशोक गहलोत को समझा दी गई तो अशोक गहलोत ने फॉर्म भरने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी CLP की मीटिंग ली। उसके पहले जो सोनिया जी से उससे बात हुई तो अशोक गहलोत इतने इमेच्योर नेता नहीं है कि वो जब अपना गृह प्रदेश छोड़ के आएंगे और सारा चीज छोड़ के आएंगे तो ये ख्याल भी नहीं रखेंगे कि उनके बाद राजस्थान का क्या होगा। क्योंकि जो 80-85 विधायकों का समर्थन उनके साथ है, उनको वो हवा पे तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब उन्होंने पूछा तो उन्हें ये आश्वस्त किया गया था कि वो जो चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए पीछे। यहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर अशोक गहलोत को एक सवाल पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप अध्यक्ष भी कब बनेंगे? तो अशोक गहलोत ने बहुत ही सटारिकल वे में कहा कि मैं तो 3-3 पद भी संभाल सकता हूँ, कैपेसिटी है मुझे, लेकिन मैं तो आला कमान के आदेशों का पालन करूंगा, जो कहेंगे मैं वो करूंगा। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक साल वो छोड़ा कि हमारे यहाँ 1 मैन 1 पोस्ट ही है, और ये बोलने की दिग्विजय सिंह को जरूरत नहीं थी।
क्योंकि मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे ये ऑलरेडी सोनिया जी को वो कमिट कर चुके। उसके बाद राहुल गांधी को एक सवाल पूछवाया गया पत्रकारों से, अपने गुट के पत्रकारों से, जिसमें पूछा गया कि सर वन मैन वन पोस्ट पे पार्टी की रणनीति क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी एक ही पोस्ट पे रहेगा, ये ऑलरेडी रिजोल्यूशन पार्टी में है। उसके बाद अशोक गहलोत को लगा कि शायद मेरे लिए बोला गया है, तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया कि मैं एक ही पोस्ट पे रहने वाला हूं, कोई मैं 2 पोस्ट पे नहीं रहूंगा। ये बात यहाँ तक तो ठीक थी। ऑल ऑफ अ सडन दिग्विजय सिंह ने फिर बोलना शुरू कर दिया कि अब मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट की ताटपोश होनी चाहिए। ये बात हुई। सचिन पायलट केरल गए, उन्हें कोई राहुल गांधी ने नहीं बुलाया था। वो केरल गए एक षड्यंत्र के पार्ट के तहत। वो जाके राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी ने उन्हें उलूल जुलूल वक्तव्य करने के लिए मीडिया में फिर से एक बार उनकी क्लास ली। फिर उन्होंने कहा कि अब अशोक जी जन बन रहे हैं मुख्य अध्यक्ष, ऐसे में फिर मुख्यमंत्री पद मुझे देना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपके साथ समर्थन है? यदि आपके साथ समर्थन है तो आप बन जाइए। क्या आप विधायक हैं? उन्होंने कहा कि सारे विधायक मेरे पास। वो जयपुर वापस आ गए और उन्होंने जयपुर में विधायकों को ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे राहुल गांधी ने अनाउंस कर दिया है मुख्यमंत्री, अब आप मेरे साथ रहोगे तो सबका भला होगा। ये बात जब पता पड़ गई अशोक गहलोत को, तो अशोक गहलोत ने इसको एक इमैच्योर बात करके टाल दिया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पार्टी के ऑब्जर्वर जयपुर पहुंच गए। हालांकि वो खड़गे साहब साथ में अजय माकन चले गए। तुरंत एक बात हुई कि सारे विधायकों की मीटिंग होगी, वो एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि आला कमान के हाथ में हम सौंपते हैं अगला नेतृत्व। अभी तो अशोक गहलोत ने फॉर्म भी नहीं भरा था। तो मुख्यमंत्री का रिप्लेसमेंट क्यों? ये शायद राहुल गांधी को भी पता नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत दिनों से सचिन पायलट का पीछे खड़ी थी। तो शायद प्रियंका गांधी को मैनेज करके ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। और इन सबको मालूम था कि सचिन पायलट का नाम आते ही पार्टी का कोई विधायक साथ नहीं देगा, ये विद्रोह करेंगे। अशोक गहलोत ना विधायक को रोक पाएंगे, ना सचिन को मुख्यमंत्री के एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऐसे में यदि फेस किसी का बर्बाद होगा या नाम बदनाम होगा तो अशोक गहलोत का होगा। जो अशोक गहलोत कल तक लॉयल थे, आज वो गद्दार साबित हो रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत के लोगों ने सिर्फ ये कहा कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है जिसको आला कमान कहे। लेकिन वो लोग जो पार्टी का सरकार गिरा रहे थे, पार्टी के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड करवाई और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने का उन्होंने षड्यंत्र रचा, उन गद्दारों को हम मुख्यमंत्री पद पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है इसमें उन विधायकों की कोई गलती नहीं। ऐसे में पूरा पेंटिंग जो पिक्चर हुआ गोदी मीडिया में या जो पेड मीडिया है उसमें कि अशोक गहलोत ने गद्दारी की। अब ये हो गया कि अशोक गहलोत अब अध्यक्ष नहीं बन सकते। अब अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष बनेगा अब केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल का नाम चलाया, खड़गे का नाम चलाया। अब ये वो लोग हैं जो इस कोटरी के साथ। अच्छा, दिग्विजय सिंह अभी बोलते सुनाई दिए कि पीछे पूरा ब्रेन जो है, इसके पीछे पूरा ब्रेन जो काम कर रहा है वो दिग्विजय का काम कर रहा है। क्योंकि दिग्विजय को आने वाले समय में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है मध्य प्रदेश में, तो उसे दिल्ली में संगठन में पूरा कब्जा चाहिए। केसी वेणुगोपाल यदि अध्यक्ष बनते हैं तो सुरजेवाला, अजय माकन, तुम्हारे सचिन पायलट, ये सारे लोगों की दुकानें बरकरार रहेंगी। ये उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं जिन्होंने बीजेपी के केंद्रीय एजेंसीज का प्रताड़ना झेलते हुए भी सरकार को बचाया जी। और जो अजय माकन ने आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली के चुनाव के टाइम पे अजय माकन लंदन भाग गए थे क्योंकि वो केजरीवाल को फेस नहीं कर पाए थे। सुरजेवाला जो अपने घर में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डिपॉजिट जब्त करवाते हैं। दिग्विजय जो अपने सरकार शहीद करवा देते हैं अपने बेटे के लाभ में। केसी वेणुगोपाल जिन्होंने केरला में पार्टी हरवाने में जिनका बेहद अहम रोल रहा, जिन पर बलात्कार के आरोप है, ये लोग अब ये तय करेंगे कि इस पार्टी में लॉय कौन है और गद्दार कौन।
सचिन पायलट कहता है कि पार्टी के आला कमान की अवहेलना करते हैं। अरे उन्होंने तो पार्टी के आला कमान के आदेश की अवहेलना करी। आपने तो पार्टी से बाहर जाके विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार गिराने का पूरा प्रयास किया, हाईकोर्ट में मुंह हो जी गए। बिल्कुल। आप हरियाणा के बीजेपी के नेताओं के अतिथि थे, क्योंकि कांग्रेस में धीरे धीरे उन तमाम लोगों को ये कोटरी ठिकाने लगाएगी जो गांधी परिवार को सही मायने में एडवाइस करेगी। उन्हें गांधी परिवार को फिर पपेट बनाना है अपने हाथ में, इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र सक्सेस होते हुए दिखाई दिया। ऐसा ही षड्यंत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ रचा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई गद्दार करके नहीं गए थे, लेकिन उन्हें इतना कॉर्नर कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा कि वो पार्टी छोड़ दे। वो मुख्यमंत्री पद के लालच में नहीं गए, ना उन्हें मुख्यमंत्री पद वहां मिला, लेकिन उन्हें इतना परेशान किया। तब से दोनों टाइम पे मैं हाईकमान की गलती मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी तो ये बताते नहीं कि मैंने क्या डिसीजन ली, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए हुए डिसीजंस को मीडिया में पढ़ के यदि राहुल गांधी हमलावर होते हैं तो मध्य प्रदेश में लगातार 6 महीने से सिंधिया वर्सेस सरकार ये झगड़ा चल रहा था, क्यों नहीं इंटरवेन किया, क्यों नहीं सिंधिया को बुला के या मुख्यमंत्री बुला के पूछा? क्या वो कहते हैं कि मेरे दरवाजे खुले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 24 घंटे, वो मेरे मित्र थे, तो आपके दरवाजे खुले थे घर के साहब, आपके मन के दरवाजे खुले थे, दिल के दरवाजे खुले थे क्या? यदि होता तो आप अपने मित्र को लगातार जब लोग घसीट रहे थे तब उनके मदद के लिए जाते, पूछते कि क्या बात है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश, लेकिन आपने नहीं पूछा। आज ये पूछने की जरूरत है कि अभी अशोक गहलोत ने फॉर्म भी नहीं भरा था अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि तुरंत नए मुख्यमंत्री का चयन आज ही होना था? ये कुल मिला के एक अच्छा खासा राज्य अपने हाथ में है। आज उस राज्य में इतनी किरकिरी तो हो गई है कि अगला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जनमानस में जो ये बात चली जाती है कि यहाँ पे पार्टी वहां से रूल करती है। और मयूर जी मैं आपको बता दूं, हर राज्य के तेवर अपने अलग होते हैं। गुजरात के तेवर अलग हैं, राजस्थान के तेवर अलग हैं। मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा, मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा। 1951 में जब चुनाव हुए और विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस की जीत हुई, तब तात्कालीन हाईकमान यानी जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजस्थान में इसलिए इंटरेस्ट था कि 22 रियासतों को जोड़ के उन्होंने राजस्थान बनाया था। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी उन्हें उस राज्य में आई थी जी, इसलिए उन्होंने हरिलाल शास्त्री को वहां मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी के जो अध्यक्ष थे भट्ट साहब, उन्होंने भी उसको अनुमोदित किया, लेकिन सारे एमएलए जो थे वो हरिलाल शास्त्री के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार रिजोल्यूशन दिया, कई बार रिक्वेस्ट किया हाईकमान ने, और जब हाईकमान ने नहीं सुना तो वहां विद्रोह हुआ और हरिलाल शास्त्री को मात्र 21 दिनों के अंदर इस्तीफा करना पड़ा। उसके बाद व्यास साहब वहां चीफ मिनिस्टर बने। फिर अगला चुनाव आया, सबने मिलकर व्यास साहब दो जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह हरवा दिया, लेकिन वहां एमएलए की ताकत इतनी थी कि उन्होंने एक पालीवाल को मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन उस शास्त्री को आने नहीं दिया। और जब व्यास साहब बाई इलेक्शन में चुनाव जीते तो उस पालीवाल ने इस्तीफा देकर फिर व्यास को मुख्यमंत्री बनाया। ये 1951 की बात बता रहा हूँ, जब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे धाकड़ नेता केंद्र में हुआ करते थे। ये राजस्थान की तासीर है। राजस्थान गद्दारी से बहुत जूझ रहा है, राजस्थान गद्दारों को सहन नहीं कर रहा। उन एमएलए की पीड़ा देखिए आप, क्या एमएलए पे तब इनकम टैक्स ईडी सीबीआई की रेड नहीं हुई? क्या लोग प्रताड़ना नहीं हुई? क्यों हुई? कि वो सरकार के साथ थे। वो सरकार के साथ लॉयल होकर यदि उन्होंने सरकार बचाई तो क्या बड़ा गुनाह किया कि जो गद्दार जिसने ये सब करवाया, 50-50 करोड़ का ऑफर है, लोगों ने ठुकराया। जिन लोगों ने ये पैसे लिए वो सचिन के साथ चले गए, उसके बाद वो सचिन के साथ वापस आ गए। आज वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे और उनके दरवाजे के सामने यदि ये खड़े होंगे तो ये अपमान कौन सहन करेगा? ये राजस्थान है, बिल्कुल, यहाँ की तासीर अलग है।
और ये मेडिवल पीरियड से आप यदि देखें तो अपमान सहन नहीं करेंगे, चाहे हम जंगल में घास की रोटी खाएंगे। ये महाराणा प्रताप जी की भूमि है, तो यहाँ तो ये सहन नहीं होगा। लेकिन ये जो कोटरी थी जिसके नेतृत्व दिग्विजय सिंह करते हैं, इन्होंने एक काम तो जैसा सिंधिया को ठिकाने लगाया, वैसा अशोक गहलोत को इतना तो बदनाम कर दिया कि आज अशोक गहलोत को पूरी दुनिया गद्दार की नजर से देखती है। और वाकई जिसने गद्दारी की है वो मोस्ट लॉयल कहलाता है। ये राजनीति का षड्यंत्रिक एक पहलू है जो मैंने आपके सामने रखा। अशोक जी, आज का दिन पूरा जो है गतिविधियों से भरा रहेगा और हम लोग जो है फिर कयास लगाते हैं कि क्या हो सकता है दिन में, है ना। माकन साहब ने ये बयान दे दिया है कि मैं तो ये बताने वाला हूं कि अनुशासनहीनता की शिकायत मैं करने वाला हूं। आप अब इस पूरे दिन के जो बाकी जो बचा दिन है पूरा, उस घटनाक्रम को कैसे कटता हुआ देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि आने आज के दिन में या हो सकता है कल तक क्या हो सकता है कांग्रेस को, राजस्थान में कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस तक कुछ नहीं हो सकता। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो अध्यक्ष पद अब नहीं लड़ेंगे। और ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया था उनको अध्यक्ष पद से हटाने के लिए रखा गया था, कोई वो सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं। सचिन का तो उपयोग हुआ है, भीष्म पितामह को मारने के लिए एक शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, वही पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई देती है। तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के रेस से हट गए। अब राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अशोक गहलोत ये जानते हैं कि अगला टर्म उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर गद्दारी का लेबल लग चुका है। उन्हें आप बहुत तकलीफ भी दी जाएगी। तो आने वाला चुनाव किसी भी हालत में कांग्रेस वहां नहीं जीतेगी, ये दीवार पे लिखा हुआ इतना क्लियर दिख रहा है। ये एडवांटेज बीजेपी है। कांग्रेस के हाथ से एक अच्छा राज्य चला गया, जहां जिस राजस्थान के जाने के मायने ये हैं, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे भी इसका इम्पैक्ट होता है, हरियाणा के बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर पे और यूपी के कुछ पश्चिमी यूपी तक, इस जाट बेल्ट तक इसका इम्पैक्ट होता है। ये अब कैसा कांग्रेस इसको सुधारेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास फायर फाइटर कोई दिखता नहीं है। जो आदमी इतना लॉयल था, धारीवाल साहब जी, हाँ जी बोलिए जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि ये धारीवाल साहब की, हाँ, गुजरात में ये इनके बयान में सुन रहा था 99 पे रोका, वो आदमी आज गद्दार कहलाएगा। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनका बयान सुन रहा था धारीवाल साहब का, वो कह रहे थे, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया था अशोक माकन पर कि वो बिके हुए हैं, भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं, ये आरोप लगा दिया। बिल्कुल सही बात। वो प्रताप सिंह जो है, प्रताप सिंह ने भी यही कहा। नहीं, आरोप इसलिए लगाते हैं कि पहले दिन से वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ गुड़फेत में है। मैंने कहा ना, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सुरजेवाला, सचिन पायलट, ये एक ग्रुप में है। दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी का उपयोग ये लोग कर रहे हैं इस मामले, और इसके कारण तो इसका मतलब सचिन पायलट जी, सचिन पायलट को जब लगातार आप साथ दे रहे हैं तो आप बीजेपी के हाथ में ही खेल रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट बीजेपी के भरोसे तो विद्रोह कर चुके थे। जी, तो इसका मतलब क्या अशोक जी, ये निकाला जाए कि कांग्रेस के जो ये गांधी परिवार के जो लोग हैं, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो या राहुल जी हो, ये तीनों में सही अर्थ में जो राजनीतिक अकल की बहुत कमी है, या ये बहुत अंधे हैं, इनको समझ में नहीं आता? बिल्कुल, ये राजनीति की बहुत कमी है इनमें। नहीं, राजनीति की कमी नहीं, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। यदि ऐसे लोग आसपास कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग अपने, अशोक जी, ऐसे लोग अपने आसपास कैसे रख सकते हैं जो आपको लगातार नुकसान ही करवा रहे हैं और फिर उनकी बात आप मान रहे हैं? तो ये तो अकल की कमी हुई ना। क्या है, भगवान बुरे नहीं होते, पंडे अपना रोल अदा करते। तो ये जो लोग घेर के बैठते हैं, प्रियंका जी का एक अपना स्टाफ है, राहुल गांधी का एक अपना स्टाफ है, यही लोग डील करते हैं और यही लोग प्रोजेक्शन करते हैं, यही लोग मीडिया में बताते हैं, यही लोग तय करते हैं कि राहुल गांधी के बारे में कौन लिखेगा, कौन बोलेगा, कौन उनसे बात करेगा। ऐसे ही पत्रकारों को फिर अपनी खबरें भी दिलवा देते हैं। और इसी के तहत ये सवाल इतना बड़ा पेंट कर रहे हैं। मेरे इस सवाल का कोई कांग्रेसी कोई जवाब नहीं दे रहा है कि जब अशोक गहलोत ने पर्चा भी नहीं भरा था तो अशोक गहलोत को रिप्लेस करने की इतनी जल्दीबाजी की सिंपल जरूरत क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या जरूरत थी?
और यही क्या पीड़ा किरकिरी करने यही की पीड़ा जरूरत भी थी? उन विधायकों की राहुल है। गांधी की इन पदयात्रा विधायकों अच्छा ने मोमेंटम कर रही थी, उस जी, पदयात्रा पे भी अब ग्रहण लगाया। लोग कहते हैं कि आप पहले पार्टी तो जोड़ो फिर देश तोड़ो। और वही हुआ। देखिए, गोवा से 8 विधायक चले गए इसी पदयात्रा के दौरान, है ना। बिल्कुल। और अभी ये पूरा राज्य जाने की तैयारी में अब लग रहा था कि शायद ये भी हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल, चुनाव लड़े बगैर जीत मिल जाएगी यहाँ पे, फिर यही हो जाएगा। मैंने वही तो कहा आपको। ये आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको राहुल गांधी को ये पूछना था कि भाई अशोक गहलोत का रिप्लेसमेंट ढूंढने की अभी क्या जरूरत थी? भाई कौन गया, क्यों गया? तो उसका मतलब एक बस अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपसे एक अंतिम टिप्पणी चाहिए मुझे। मुझे ये लग रहा है कि अगर ये जो है वो शायद ऑलमोस्ट इट इज लाइक लास्ट नेल इन द कॉफिन जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ अब एक ही बड़ा राज्य, जैसे आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था आप जब जुड़े उससे पहले, कि एक ही बड़ा राज्य था जिसका प्रभाव भी आप जैसे बता रहे थे कहाँ कहाँ बॉर्डर से जुड़ा हुआ है वो था। अब वो भी अगर अभी नहीं गया तो आप जैसे कह रहे हैं कि इस चुनाव शायद अब नहीं जीत पाएंगे, तो ये क्या अब अपनी जो रिलेवेंस है उसको कांग्रेस ने खुद खत्म कर दिया देश की राजनीति में? क्या ये कहा जा सकता बिल्कुल है? कांग्रेस ने, हम पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो गांधी परिवार का उपयोग करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। गांधी परिवार को ये देखना होगा कि कौन लोग और इन पे विश्वास रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो अपने दिल्ली के चुनाव के समय दिल्ली के सबसे बड़े नेता दिल्ली में केजरीवाल से लड़ने के बजाय लंदन भाग जाते हैं, ऐसे भगोड़े को आप जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कैसे बना सकते हैं? बहुत सही बात, यही गलती हुई। जो सुरजेवाला यही अपनी गलती है। डिपॉजिट जब्त होता है अपने गृह नगर में, वो कर्नाटक कैसे बताएगा कि सरकार जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और आपने जिस तरह से टिप्पणी और विश्लेषण किया उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। हम समझते हैं कि दर्शकों ने इसको बहुत गंभीरता से आपको सुना होगा, और ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखना एक सबसे बड़ी चुनौती इसके बाद हो जाएगी। नतीजा आज के दिन का जो भी हो सकता है गहलोत साहब जो है मुख्यमंत्री पद पर फिर से बने रहें, मतलब वो इस्तीफा ना दें और सरकार चला ले जब तक चुनाव आ रहे हैं। लेकिन एक इतने वफादार आदमी पर गद्दार का लेबल लगा देना, इससे घटिया षड्यंत्र कोई हो नहीं सकता है। और कांग्रेस खुद जो है अपने आप को खत्म करने पे तुली हुई है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप जो है शायद अपना अस्तित्व जो है समाप्त करने की और जा रही है। पता नहीं कोई चमत्कार हो और कुछ हो जाए अलग बात है। तो अशोक जी थे हमारे साथ, और उन्होंने अपनी बात जो है उन जानकारियां भी साझा की और अपना एक दृष्टिकोण था वो भी हमारे साथ साझा किया। अब मैं शोभित जी से जो है वो दरखास्त करूंगा कि फिर से आए और ये न्यूज रूम जो है उसका आप जो है आगे जिसको लेके जाए। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर अब हमारी बात जी पूरी। जी धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से हमने देखा कि अशोक वानखेड़े जी हैं, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी जो है उनके पास में काफ़ी उन्होंने राजनीतिक दल को बहुत करीबी से देखा और उन्होंने बहुत मुखर होकर अपनी बात रखी। उनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। नेशनल एडिटर साहब का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भी सुबह से जो है काफ़ी गहन बिंदुओं पर गंभीरता से जाँच रखी। और इसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या, तो फिर अभी उनको जोड़ेंगे, हालांकि उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। थोड़ा सा हम डिटेल में जाना चाहेंगे और छोटा सा एक ये भी सवाल निकलकर इसमें आ रहा है कि अब इस राजनीतिक जो अंतर्कलह का है वो बुनियादी क्रम क्या होगा। तो जिस तरीके से अब निकल के सामने बहुत सारी चीजें आ रही हैं वो अपने आप में अलग होती हुई दिख रही हैं और एक के बाद एक घटनाक्रम जो है वो लगातार सामने आ रहा है। लगातार हम इस खबर पर भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस वेंटिलेटर पर कभी भी दम तोड़ सकती है, ये एक बड़ा आरोप कहेंगे और वो आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के जो कह सकते हैं कद्दावर ही नेता कहेंगे उनको भी, राघव चड्ढा के द्वारा। और पंजाब को इस समय वो काफी करीबी से देख रहे हैं और उन्होंने वहां से आरोप लगाया कि 2024 चुनाव जो है वो केजरीवाल बनाओ मोदी रहेगा। तो राघव चड्ढा का ये बयान है और इस बयान के अपने ही अलग मायने हैं। थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे दर्शकों को। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस पार्टी में मची घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने तंज कसा है। गुजरात पहुंचे राघव चड्ढा ने कहा है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और वह कभी भी दम
तो इस बयान पर सीधे हम जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी के साथ में। शर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके से गुजरात की राजनीति एक तरफ अलग इशारे कर रही है और यहाँ पर राजस्थान की खींचातान अलग चल रही है, और दोनों जगह से एक बात निकलकर सामने ये आती हुई दिख रही है कि कांग्रेस जो है हाशिए पर चली गई है, हाशिए पर लगातार पहुंच गई है, और इसके बाद में अब कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है, इसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे सीधे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी के पास में। जय शर्मा जी से ही जानेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। जी शोभित, सबसे पहले तो बता दूं कि जिस तरीके से आप एक्टिव मोड पे है और आपका मानना है कि अरविंद केजरीवाल की देश भर में अभी फॉलोशिप और साथ साथ स्वीकार्यता भी अब बढ़ रही है, भाजपा को हराने में यह एक नई पार्टी सक्षम है, ऐसा लोगों को लग रहा है। अभी जो जिस तरीके से हालात की बात कर रहे हैं, तो आपके राज्यसभा जो सांसद है राघव चड्ढा ने कई बार, आज नहीं बहुत बार टीवी इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की दावेदारी पर दलीलें भी पेश की है उन्होंने। और जब वो गुजरात दौरे पे आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अब विपक्ष के तौर पर अगर देखने जाए तो जैसे भाजपा और कांग्रेस था, पर कहीं अब ऐसा नजर आ रहा है कि अब त्रिकोणीय जंग हो रही है और उसमें अब कांग्रेस से ज्यादा अब आप सामने आई है, ऐसा भी फिलहाल ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है और सब लोगों में यही चर्चा हो रही है। क्योंकि अभी सब जो बात कर रहे हैं शोभित, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, सब जगह से बात आ रही है, पंजाब से, गुजरात से, दिल्ली से भी कि अब कॉम्पिटिटर देखा जाए कर नरेंद्र मोदी का, तो वो सीधा अब आप अरविंद केजरीवाल है, तो और कांग्रेस कहीं गायब हो गया है, ऐसी अफवाह का है। अभी सब लोग जो बातचीत करते हैं उसमें से इतना तो भी सामने आया है। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि मोदी बनाम राहुल की लड़ाई अब जीतना बीजेपी के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक एक्शन मशीन बन चुकी है जिसे हराने के लिए नई तरह की राजनीति की आवश्यकता है, और विपक्ष में जो खाली स्थान है उसे आप और केजरीवाल भर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। राघव चड्ढा ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल में के समर्थन में बहुत सारी दलीलें भी बताई थी और दलीलों के साथ बताया कि क्यों अरविंद केजरीवाल ही मोदी को टक्कर दे सकते हैं। उसके रिगार्डिंग से उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स कहा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय दल नहीं है, हर लिहाज से अब यह राष्ट्रव्यापी ताकत है और सभी गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की क्षेत्रीय पहचान भी है, लेकिन आपके साथ कोई क्षेत्रीय पहचान जुड़ी नहीं है। शोभित, दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी इतने इनपुट्स भी मिल रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन दौर चल रहा है और साथ में इलेक्शन की तैयारी हो रही है, पर कहीं लोग ऐसा कह रहे हैं कि केजरीवाल का मिशन 2024 है ही नहीं। उनका मिशन है सबसे पहले पार्टी को राज्य कक्षा के ऊपर, राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी की नियुक्ति की जाए, और उसके लिए उनको सबसे पहले गुजरात के अंदर 6 से 8% वोट चाहिए। सबसे पहला ये मुद्दा है। फिर आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं तो उनको अगर नेशनल पार्टी बनानी है, उसके लिए अभी याचिका उन्होंने की है, और उनको नेशनल पार्टी लेवल तक पहुंचने के लिए उनको गुजरात में से 6 से 8% अगर वोट मिलते हैं तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। और साथ ही साथ फिर 2024 का इलेक्शन तो देखने जाए कि जिस तरीके से अभी ये इलेक्शन 2022 का इलेक्शन चल आ रहा है और थोड़े ही टाइम में आने वाला है, तो उसके लिए भी यार है। और अभी ये लोकवायका है। दूसरी बात करें तो केजरीवाल की एक राष्ट्रीय पहचान है कि ये पार्टी एक राष्ट्रीय मुद्दे पर हुए आंदोलन से निकली है। और तीसरा पॉइंट भी उन्होंने गिनाया कि आपके साथ कोई पिछला बोझा नहीं है। और दूसरा एक पॉइंट उन्होंने गिनाते हुए बताया कि आप अगर चुनाव लड़ने के लिए नए तरीकों को समझती है तो बल्कि महारत रखती है, जिसमें बीजेपी के अलावा और कोई विपक्षी दल सक्षम नहीं है। और दूसरा एक पॉइंट बताते हुए कहा कि आप शासन के पास वैकल्पिक शासन मॉडल है जो बीजेपी की घोर पूंजीवादी और विभाजनकारी, कह सकते हैं विभाजनकारी शासन मॉडल का भी मुकाबला कर सकती है। और फिर उन्होंने आगे भी बताया कि अरविंद केजरीवाल के पास आर्थिक प्रगति का मॉडल है जिसके जरिए आम आदमी की जीविका का भी खर्च कम होता है, और उसके पास खर्च करने के लिए और प्रगति करने के लिए हाथ में पैसे बचते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार कह चुके हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मेडिकल,
तो उसके रिगार्डिंग्स भी काम कर रहे हैं। ये सब उनके वास्तविक पॉइंट्स है और राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में मची घमासान है। और इसके बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी तंज कसा था। गुजरात पहुंचे राघव चड्ढा ने कहा थे कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और फिर कभी भी दम तोड़ सकती है। ये वर्ड जब राघव चड्ढा अहमदाबाद आए थे, गुजरात आए थे, तब ये चीज़ कही थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी राघव चड्ढा ने कहा है कि 2024 के चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होने वाला है। और राजस्थान के घटनाक्रम से भी एक बार फिर ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आखिरी सांस ले रही है। ऐसा राघव चड्ढा ने भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी कहा है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड यानी खुद को खत्म करने की प्रक्रिया में भी कांग्रेस पार्टी हर राज्य में पूरी तरीके से बिखर गई है। पंजाब से लेकर राजस्थान की बात करें तो पंजाब से लेकर राजस्थान तक हर जगह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि गुजरात में भी वही हुआ था कि जो इतने सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, जिनको कांग्रेस का फेस माना जाता है, जिन्होंने इतने सारे प्रोटेस्ट किए हुए हैं, उनको भी अभी वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। बड़े बड़े युवा नेता भी अभी कांग्रेस छोड़ दी है उन्होंने और वो भी बीजेपी में लगे हैं। और राघव चड्ढा जिस तरीके से आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी ये वाल्मीकि समाज का लड़का भी वहाँ दिल्ली में केजरीवाल के साथ खा रहा है, यानी ये सब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। और 2024 का ये जो है कि लोकसभा चुनाव को लेकर राघव चड्ढा ने ये भी कह दिया है कि 2024 के चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होने वाला है। राजस्थान के घटनाक्रम में भी एक बार फिर यही साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आखिरी सांस ले रही है। शोभित आगे भी तो बहुत सारी बात करते हैं, पर उससे पहले जब राघव चड्ढा गुजरात आए थे तब उन्होंने क्या कहा वो भी एक बार सुन लेते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मुझे गुजरात के सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। ये मेरा सौभाग्य है कि गुजरात की धरती पे बदलाव के लिए काम करने का मौका मुझे मेरी पार्टी ने, मुझे मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति और इतना बल दें कि मैं ईमानदारी की राह पे चल के जो पार्टी की मुझसे उम्मीदें हैं, जो लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। आज 27 साल के भाजपा के शासन के बाद गुजरात के लोग ऊब गए हैं। आज हर गुजराती के मन में आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सिर्फ 3 चीजें हैं। हर गुजराती के मन में 3 चीजें। पहली, बदलाव, दूसरी बदलाव और तीसरी बदलाव। लोग ऊब गए हैं भाजपा के शासन से और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आजमाना चाहते हैं। एक ईमानदार और एक प्रो पीपल सरकार चाहते हैं। जैसे दिल्ली के लोगों ने 15 साल के कांग्रेस के शासन के बाद कांग्रेस को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला, झाड़ू का बटन दबाया और फिर मुड़ के किसी और पार्टी की तरफ नहीं देखा कभी, वैसे ही पंजाब के लोगों ने 50 साल की अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। वैसे ही कुछ 27 साल के भाजपा के शासन के बाद अब समय आ गया है बदलाव का, समय आ गया है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, जिसमें हर गरीब से गरीब शख्स को भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की सेवाएं, ऑपरेशन, दवाइयां, मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त मिलती है, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, वो गरीब से गरीब मजदूर का बच्चा हो या बहुत बड़े जज का बेटा हो, एक बेंच पे बैठ के एक क्लास में A1 फर्स्ट क्लास शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट,
ये जो मॉडल है, जो हवा में नहीं है, जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, उस मॉडल को आज गुजरात के लोग अपनाना चाहते हैं। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये मुकाबला गुजरात 2022 चुनाव का सीधा आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बन चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी रेस में अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी वो थकी हारी पार्टी जो 27 साल में भाजपा को नहीं हरा पाई, जो 27 साल भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई, वो अब क्या टक्कर देगी। कांग्रेस बहुत बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस की ओर आज गुजरात का मतदाता नहीं देख रहा है। इसीलिए ये सीधी फाइट भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी बन चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी इस रेस में आगे निकल रही है। शोभित, देखा जिस तरीके से राघव चड्ढा ने ये गुजरात में कहा था, ऐसे बहुत सारे उन्होंने कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी बूढ़ी पार्टी हो गई है, अब उसको अपडेटेशन की ज़रूरत है और रेस चल रही है अभी। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि रेस अभी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आपकी चल रही है, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सामने अगर देखे जाए तो इस तरीके से आक्रामक पूर्वक गुजरात में ही नहीं, ये मुझे अभी जो चीज़ मिली वही बताई मैंने शोभित, ऐसी बहुत जगह पे आप फुल एक्टिव दिखा रही है, आक्रामक मोड पे दिखा रही है बीजेपी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबके बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से आप एक्टिव हुई है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लग तो रहा है कि आप उनकी सीटों में से कुछ सीटें चुरा ले जाएगी। और राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि बीजेपी का मुकाबला करने की क्षमता अब कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस अब वैक्यूम बन गया है, जिसे अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी का स्वाभाविक विकल्प बनेगी, ऐसा भी उन्होंने कह दिया है। राघव ने ये भी कहा है कि खिलाफ लड़ाई बीजेपी के लिए सबसे आसान है, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है कि मोदी बनाम राहुल बनाने से बीजेपी का काम आसान हो जाता है। ये कहे जाने पर कि विपक्षी पार्टियां आप कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगाती है और कहती है कि इससे बीजेपी को भी फायदा हो रहा है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि ये कहना गलत नहीं है कि आप कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रही है। दिल्ली में हमने बीजेपी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। दिल्ली में पहली बार उन्होंने 2015 में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था। फिर कांग्रेस नहीं बीजेपी के खिलाफ लड़े, आपके 28 विधायक थे और बीजेपी के 32 थे। 2020 में भी हम बीजेपी के खिलाफ लड़े। दिल्ली में कांग्रेस कोई ताकत नहीं है। अब हम जब किसी नए राज्य में जाते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी सभी के वोट हासिल करते हैं। कि राघव चड्ढा ने कहा है कि टाइम आ गया है कि आप कांग्रेस की जगह ले ले। देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल गुजरात चुनाव तय करेगा सूरत हाल, क्योंकि दिल्ली में जब से एक्साइज पॉलिसी की जांच शुरू की है, वो भी मुद्दा खास तौर पे जोड़ना चाहूंगा शोभित। आम आदमी पार्टी ने 2024 के चुनाव में मोदी बनाम केजरीवाल का राग आलापना तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये बयान असल मायनों में सही तभी साबित हो सकता है शोभित कि अगर आप आगामी गुजरात चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर दे। पार्टी ने वहाँ पूरी ताकत अभी जिस तरीके से झोंकी है, अगर देखने जाए तो लास्ट जितने बीजेपी के रैली हुई है, जितने कैंपेनिंग हुए, उतना ही आप भी हर महीने में 3-3, 4-4 बार आ चुके हैं। रिक्शा चालक से मिलना, फिर सफाई कर्मचारी से मिलना, डिनर पे बुलाना, ऐसे बहुत सारी बातें भी चल रही है। और साथ साथ में अभी जिस तरीके से बीजेपी ने भी दिल्ली में शराब घोटाला मामला, ये भी मुद्दा मैं जोड़ना चाहूँगा शोभित। ये शराब घोटाले का जो मामला है, उसने आम आदमी पार्टी सरकार को थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते उन पर सीबीआई का शिकंजा भी कसा जा रहा है। विपक्ष में भी बैठी बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। तो फिर आम आदमी पार्टी इसी पूरी कार्रवाई को बदलने की भावना बताते हुए 2024 में नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि केजरीवाल का नेशनल ड्रीम तभी संभव है जब आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनावी दंगल में बीजेपी को दमदार चुनौती देगी। जी शोभित।
चलिए, बहुत बहुत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जय शर्मा जी। और इस पर रुख जान लेते हैं अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी का। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है उत्साह से लबरेज नजर आ रही है, और जैसा कि बात करेंगे पंजाब में जिस तरीके के समीकरण को उन्होंने लॉन्च किया था, वही समीकरण जो है गुजरात में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा को पंजाब का प्रभारी बनाकर भेजा हुआ है, गुजरात की कमान सौंपी। क्या कुछ जादू दिखा पाएंगे वो? देखिए, सवाल यहाँ राघव चड्ढा का तो है ही नहीं। सवाल जो हमारे मन में एज ए जर्नलिस्ट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि राघव चड्ढा ये किस आधार पर बोल रहे हैं। वो आधार समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आधार है अभी राजस्थान का जो घटनाक्रम है वो, और जैसे हम बात कर रहे हैं आज राष्ट्र संवाद में हमने बात की, फिर हमने पूरा न्यूज़ रूम जो ऑलमोस्ट उस मुद्दे पर लिया हुआ है, और वो ज़रूरी भी है, और वो हम उसी चीज़ को समझने की और समझाने की जो है उस पर कोशिश कर रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है इस स्थिति में पहुंच गई है कि वहाँ से आगे उसका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, यह बहुत एक मुश्किल सवाल हो गया खुद कांग्रेस के लिए। और उसका लाभ उठाते हुए देखिए, यही आक्रामकता है आम आदमी पार्टी की। तो आधार ये है कि कांग्रेस ने खुद ने जो अपनी छवि बना ली है, अभी जो स्थिति बना ली है, जो हालात खुद उसने पैदा किए और अब उसमें से गुजर रही है, तो उसी हालात का आधार बनाते हुए राघव चड्ढा ने हमला बोल दिया है कांग्रेस पर। और ये मैसेज सीधा जो है गुजरात के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि भैया अब ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। 27 साल तो उनका थोड़ा आंकड़ा गलत है, हालांकि 32 साल से कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, वो 1990 में जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं रही। वहाँ पहले 90 से 94 एंड तक जो है वो सरकार चली, चिमन भाई पटेल की जनता पार्टी की सरकार चली, जनता, और उसमें कहीं ना कहीं समर्थन में थी चिमन भाई। फिर उनके बाद उनका विलय हुआ चिमन भाई पटेल का की पार्टी का, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। तो कांग्रेस तो 32 साल से नहीं है ऑलमोस्ट सत्ता में। और अब ये बात चुभती है ना लोगों को, देखिए टच भी कर जाती है, स्पर्श कर जाती है, कहीं झंझोर भी देती है कि हाँ यार बात तो सही है, ये लोग इतने साल से कुछ कर नहीं रहे। पिछले बार जब अगर ये 3 आंदोलन नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितना जीत पाती? 77 मिली थी, वो कभी 61 से ऊपर गई नहीं है। इसके बाद 2012 में 61 मिली थी उनको, और फिर जब मिलती है उसके बाद फिर अगले 5 साल तक उनके 7-8 एमएलए चले जाते हैं छोड़ के, 2-3 एमपी चले जाते हैं छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, फिर उनको नए सिरे से कोशिश करनी होती। तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा माध्यम बन चुकी थी कांग्रेस गुजरात में, जो आज भी है कि जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को वहां से किसी को उठा लेंगे। तो एक वो जैसे प्रोडक्शन तैयार करते थे कि देखिए हमने यहाँ से इनको चुन के विधायक बना दिया है, जब आपकी मर्जी हो आप उनको यहाँ से उठा के ले जाइए। तो ये हालत बन चुकी है कांग्रेस की गुजरात में। हालांकि फिर भी ये मैं कहूँगा कि गुजरात में अभी भी कांग्रेस के समर्थक जो वोटर्स हैं उनकी तादाद कम नहीं हुई है, लेकिन उनको भी अब एक सवाल होगा ना मन में कि कब तक इस पार्टी को वोट करते रहेंगे। ये पार्टी कभी सरकार बनाने की गंभीरता से कोशिश तो कर नहीं रही है। और फिर अब ये स्थिति राजस्थान की, जहाँ पे खुद अपने आप को उन्होंने जो है वो एक छुरी अपने छाती भोंक दी और खुद जो है सुसाइड करने की तैयारी में है, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं वो आगे। तो ये इसका असर जो है वो सिर्फ गुजरात में नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरे देश में पड़ेगा, राजस्थान की जो घटना है वो। और अशोक वानखेड़े साहब से हम जो बात करें तो उन्होंने जो विस्तार से बताया कि किस तरह से एक षड्यंत्र उनके समझ में, जो उनके पास भी, वो भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और उनके भी बहुत सारे सूत्र हैं जो उनको बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो उनका ये मानना था कि ये दिग्विजय सिंह का षड्यंत्र है, और जिसमें खेला गया वो प्रियंका गांधी के कंधों पे बंदूक रख के, ठीक है, और ये सब लोग उसके इंस्ट्रूमेंट बने। तो इस स्थिति में आम आदमी पार्टी इस मौके का फायदा उठा रही है और ये समझाने की और ये मैसेज देने की बड़ी कैसे जुनून के साथ और बड़ी आक्रामकता के साथ वो कोशिश कर रही है, मतदाताओं को ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब कांग्रेस अब नहीं के बराबर है। कांग्रेस का वजूद जो है वो खत्म होने की तैयारी में है, अस्तित्व जो है उसका बिल्कुल नष्ट होने की तैयारी में। तो पार्टी से कोई फाइट की उम्मीद नहीं की जा सकती भारतीय जनता पार्टी को हराने लिए, और इसीलिए फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो आगे जाके ये कहा कि अब जो फाइट है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की है। हालांकि ये बहुत बड़बोलापन है इनका, पर क्योंकि इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को खड़ा किया था, जब वो स्थिति में नहीं भी थी तब भी उनके बयान जो थे वो उसी तरह के बड़े आते थे। आप इतिहास देख लीजिए, आप बहुत सारे बयान आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे। ये कह देना, मतलब सत्ता में आने के बाद भी ये कह देना कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएगा, ये बड़बोलापन है एक तरह से, लेकिन वो बोलते हैं। उससे क्या होता है कि एक
लोगों को ये लगता है कि यार इतने कॉन्फिडेंट है, मतलब कि इनके पास कुछ है। तो हमारी जो जनता है वो उस तरह के बयानों से जो वीर रस से भरे हो उसको बहुत पसंद करती है। मैं बार बार कई बार एग्जांपल देता हूं कि 70-80 के दशक में जब बच्चन साहब एंग्री यंग मैन बन गए थे तो वो क्या था, वो वही था जो लोग खुद करना चाहते थे, कर नहीं पाते थे। ठीक है, उस समय भी जो है महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके बहुत बुरे हाल थे, और उस समय तो फ्यूडलिज्म भी जो था वो उतना कम नहीं हुआ था। तो उस सब को एक आम आदमी जो है वो सहन कर रहा था, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत हमारी जो बहुत अच्छी थी वो खत्म हो रही थी उस समय, बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी, और वो ऐसा दौर था जहाँ पे आदमी जो था, आम आदमी, वो बड़ा अपने आप को जो है वो गुस्से में था, लेकिन गुस्सा निकाल नहीं पा रहा था। तो उनको ये देखना बड़ा अच्छा लगा कि यार बच्चन साहब आते हैं पर्दे पे, एक साथ जो है 10-10, 12-12, 15-15 लोगों की धुलाई करते हैं, और 3-3, 4-4 गोलियां भी खाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा रह जाते। तो वो डिपिक्शन था लोगों की, एक जो अपेक्षा थी अपने आप के प्रति, वो पर्दे पे साकार होते हुए देखना चाहते थे। वही चीज राजनीति में हो रही है कि जो अब खुद नहीं कर पा रहे, वो कोई बड़ा नेता बोल दें तो वीर रस से भरपूर हो, अतिशयोक्ति से भरपूर हो, तो वो उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये हम भी तो सोच रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं अंबानी बन जाए, अदानी बन जाए, बन नहीं पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना जुटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाहते तो यही है। तो वो जो सोच है, अगर उस तरह का कोई डिपिक्शन कोई नेता अपने भाषण में करता है तो वो उनको छू जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल मामला है पूरा, और इसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं। पहले उठाया था नरेंद्र भाई ने अच्छी तरह से, अब इस चीज का फायदा उठा रही है आम आदमी पार्टी, और ये बयान जो है उनको आगे जाके फायदा देगा, क्योंकि वो लोगों को छू जाता है। अब कांग्रेस किसी भी हालत में इसको डिफेंड करने की स्थिति में है ही नहीं, तो कांग्रेस क्या बोलेगी अभी। तो ये रणनीति है उनकी, आम आदमी पार्टी की, जो बड़ी आक्रामक रहती है हमेशा, और उसी समय चोट करती है जब जो है, मतलब ये कहते हैं ना कि मार दो थोड़ा लोहा गर्म है, तो जब लोहा गर्म होता है वो थोड़ा मारने से चूकते नहीं है। तो आज का ये बयान जो है वो उसी श्रेणी में हम रखते हैं, और ये मान के चलें कि अब इस पर और आक्रामक होगी, और गुजरात में जो कांग्रेस के डेडिकेटेड वोटर्स हैं उनको भी अपनी ओर लाने की कोशिश वो बिल्कुल करेंगे। आज से उसका श्री गणेश हो गया, समझ लीजिए आप। और इसके साथ साथ देश भर में भी जो कांग्रेस के वोटर हैं, अब उनकी नजर वहां पे रहेगी। ये भी इस बयान से जो है स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की राजनीति जो है वो कई बिंदुओं को लेकर अहम हो जाती है, और खासकर पूरे दिन जो है नजर हमारी राजस्थान की गतिविधियों पर, जो राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर लगातार बनी रहेंगी, और हम इसको लेकर आगे भी आपको लेकर अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।